बिना संस्कार। समान अवसर मिले सभी को, कोई भी न उपेक्षित हो, सभी स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित, समर्थ और सुरक्षित हो। दया नहीं, उपकार नहीं, यह अपनेपन की भावना। इन विचारों के साथ सहकार भारती काम करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन की कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उत्तर प्रदेश के तेजस्वी, तपस्वी, ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को। सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के पहले सहकारिता मंत्री और यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री माननीय श्री BL वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी, सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित श्री रमेश वैद्य जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी जी, सहकार भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमाशंकर जायसवाल जी, प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर प्रवीण सिंह चौधरी जी, देश के 27 राज्यों से 600 से अधिक जनपदों से यहां पर पहुंचे 3000 से अधिक सहकार भारती से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, मैं सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देश के कोने कोने से उपस्थित आप सभी प्रतिनिधियों का भी मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा का प्रदेश है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि, बाबा विश्वनाथ का पावन धाम और भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि, देश की पवित्र नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम और दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ की धरती उत्तर प्रदेश है। इस धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सहकारिता की बात हो तो सहकारिता भारत की जीन्स का पार्ट है। ये भारत की आत्मा है और इसका अगर दर्शन करना हो सही मायने में तो गांव-गांव में होने वाले वे आयोजन जिसमें प्रशासन, शासन की कोई सहभागिता नहीं होती है, आपस में मिल बांट करके हर व्यक्ति की जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, वह व्यक्ति जब योगदान देता है तो आयोजन कितना व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो जाता है,
उत्तर भारत में गांव-गांव में होने वाले यज्ञ के आयोजन उसके एक आदर्श उदाहरण के रूप में हम सबके सामने है। आप देखते होंगे उसमें, आप जाएंगे उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, तो यहां पर यज्ञ का आयोजन गांव समिति तय करती है। यज्ञ के आयोजन के लिए कोई पूंजी एक व्यक्ति दे, यह कभी स्वीकार्य नहीं होता। यह स्वीकार्य नहीं होता। गांव में हर परिवार अपनी क्षमता के अनुरूप उसमें योगदान देता है। हर व्यक्ति उसके साथ लगता है। पुरोहित होगा तो आचार्य का काम करेगा, मजदूर होगा तो यज्ञशाला के निर्माण में योगदान देगा, किसान होगा तो अपने घर से फसल उपज वहां पर यज्ञ के लिए उपलब्ध करवाएगा, कारपेंटर है तो यज्ञशाला को छाने का काम भी करेगा। पुरुष हैं वह प्रत्यक्ष रूप से वहां पर कार्य करेंगे, महिलाएं हैं तो कलश यात्रा से लेकर के मंगल गान भी उस अवसर पर करेंगे। और सभी लोग मिलकर के जब उस आयोजन को संपन्न करते हैं तो यज्ञ का आयोजन सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। न वहां भेदभाव होता है, न कोई ऊंच नीच होता है, न कोई अपना पराया होता है। वह समाज जोड़ने की सबसे अच्छी इकाई के रूप में हम सबको देखने के लिए मिलती है। और मुझे लगता है कि सहकारिता का ये आदर्श उदाहरण जिसने हम सबको ये दिया कि सहकार बिना संस्कार नहीं और संस्कार बिना सहकार नहीं, इस भाव का उदाहरण देखना है तो यज्ञों के इन आयोजन के माध्यम से हम गांव-गांव में होने वाले आयोजन उसके उदाहरण हो सकते हैं। और संस्कार है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो फिर राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित होने की गारंटी होती है। सहकारिता की नींव जिन राज्यों में होनी चाहिए थी, राजनीतिक कारणों से वहां पर वह माफिया तंत्र के खूनी पंजों में जकड़ करके रह गई थी, उससे निकल नहीं पा रही थी, सिसकियां ले रही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि सहकार भारती ने अपना 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को चुना है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। इस दृश्य में आप सबका इस अवसर पर स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को प्रत्येक क्षेत्र में एक नई दृष्टि दी है, एक नया नेतृत्व दिया है। देश के मानस को बदलने में और भारत की राजनीति को विश्वसनीयता का प्रतीक बनाने में जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। और हम आभारी हैं कि सहकार भारती जिस बात को लेकर के वर्षों से मांग करती थी कि देश के अंदर सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए, और वह गठन किया भी, और गठन करने के साथ ही एक तेजस्वी मंत्री के रूप में भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी को इसका दायित्व देकर के सहकारिता आंदोलन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आप देश के अलग अलग कोने से आए हैं और सचमुच आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने यह मंत्र देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दिया। दुनिया ताज्जुब है, 135 करोड़ की आबादी का भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कैसे मजबूती से लड़ा। जनता कर्फ्यू के दिन
उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरा भारत प्रधानमंत्री जी के साथ एक साल करतल ध्वनि के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। उसी दिन तय हो गया था कि कोरोना भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें कोरोना महामारी के सामने पस्त हुई, लेकिन भारत न केवल मजबूती से इस महामारी के खिलाफ लड़ा है, बल्कि कुछ नई दृष्टि दुनिया को देने में भी सफल हुआ है। आत्मनिर्भर भारत उसी परिकल्पना का एक साक्षात स्वरूप है और मुझे लगता है कि सहकार भारती और सहकारिता का यह आंदोलन इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव माननीय सहकारिता और गृह मंत्री जी के पास है। उस अनुभव का लाभ लेते हुए, उस अनुभव को देश के अंदर आपके माध्यम से हर एक राज्य में, हर एक जनपद में पहुंचाना और फिर हर किसान को, हर पशुपालक को, हर एक बैंकिंग और वित्तीय संस्था को, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाली उन सभी संस्थाओं को इसके साथ एक सकारात्मक सोच के साथ जोड़ करके जब हम कार्य करेंगे तो जैसे यज्ञ का प्रतिफल अंत में हम सबको सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है, तो वह भी सहकार भारती के इस प्रयास से मिलेगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से आप सबको मैं बधाई देता हूं। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश प्रवास का, आपका प्रदेश की राजधानी लखनऊ का यह प्रवास आपके लिए फलदायी और मंगलदायी होगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी को विदित है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी सहकारिता मंत्रालय की भूमिका सहकारिताओं के लिए वित्तीय सहायता व विकास में हमेशा अग्रणी रही है। एनसीडीसी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY फिशरी सहकारिताओं के संवर्धन व किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य हेतु अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए स्वयं 5 विषयों में कार्य किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया, मत्स्य व्यवसाय के लिए तालाब का विकास और प्रबंधन, फिश हेचरी बिजनेस का विकास एवं प्रबंधन, मत्स्य व्यवसाय हेतु कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मछली के रिटेल व्यवसाय के लिए स्वच्छता मानक पर पूर्ण जानकारी हेतु वीडियो फिल्म का निर्माण किया गया है। अब मैं मुख्य उद्घाटक माननीय श्री अमित शाह जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि वे इन 5 वीडियोस का विमोचन करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया। मत्स्य व्यवसाय के लिए तालाब का विकास और प्रबंधन कैसे करें? मत्स्य व्यवसाय हेतु कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिश हैचरी बिजनेस का विकास एवं प्रबंधन। हाइजीन स्टैंडर्ड्स फॉर फिश रिटेलिंग बिजनेस। मछली के रिटेल व्यवसाय के लिए स्वच्छता मानक।
और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे आज के मुख्य अतिथि, मुख्य उद्घाटक मान्यवर श्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगी उनके आशीर्वचन और मार्गदर्शन हेतु। मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, सहकार भारती के अध्यक्ष श्रीमान रमेश वैद्य जी, श्री BL वर्मा जी, भारत सरकार में मेरे साथी सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर उदय जोशी जी, सहकार भारती के महामंत्री श्री मुकुट विहारी वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री, स्वागत समिति के अध्यक्ष और सांसद भाजपा के वरिष्ठ नेता श्रीमान संतोष गंगवार जी, सहकार भारती उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रमाशंकर जी, सहकार भारती उत्तर प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर प्रवीण सिंह जडौन जी और देश के 600 से ज्यादा जिलों से आए हुए सहकार भारती के सभी प्रतिनिधिगण और देश की सभी नामांकित सहकारी संस्थाओं से आए हुए गणमान्य अतिथि, सबसे पहले तो मैं सहकार भारती का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आप सबको मिलने का मौका दिया, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से सहकारिता से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूं। पैक्स से लेकर एपेक्स तक सभी प्रकार के चुनाव लड़ा भी हूं, जीता भी हूं, हारा भी हूं और सहकारिता के अंदर किस प्रकार के परिवर्तन करने से धीरे धीरे कालबाह्य होती जा रही सहकारिता को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें योगदान करने वाले ढेर सारे लोगों को जानता भी हूं। तो उसी उपलक्ष्य में आज सहकार भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित होकर बहुत आनंद हो रहा है। और दूसरा, मैं गुजरात से हूं। मैं स्वयंसेवक बना तब से वकील साहब को देखा है, सुना है, बड़े सम्मान के साथ वकील साहब की बातों को ग्रहण कर अपने जीवन को एक निश्चित रास्ते पर ले जाने का प्रयास भी किया है। और आज जब सहकार भारती के मंच पर हूं तो मेरे लिए यह भी बड़ा भावुक क्षण है कि लक्ष्मण राव जी का सहकार भारती की स्थापना से लेकर उनका देह नहीं रहा तब तक सहकार भारती से अटूट नाता रहा। और आज मैं यहां इसी मन से उनको बड़ी विनम्रता से के साथ कार्यांजलि दे पाऊं, इस प्रकार का मौका आप लोगों ने मुझे दिया है। मित्रों, सहकारिता के क्षेत्र के अंदर सहकारिता के सत्व के संरक्षण और संवर्धन करने वाली, सहकारिता के अंदर प्रशिक्षण की चिंता करने वाले, सहकारिता के अंदर सहकारिता की भावना को मूल रूप से संवर्धित करने वाली देश में और कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है,
मेरी जानकारी में अकेली सहकार भारती ये काम करती है, जिसका उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना नहीं है सरकार, जिसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से कुछ प्राप्त करना नहीं है। सहकार भारती का उद्देश्य सहकारिता को मजबूत कर सहकारिता की भावना को मजबूत कर देश के विकास में सहकारिता योगदान कर पाए, कंट्रीब्यूट कर पाए, एक प्रकार का मजबूत आंदोलन बनाना है सहकार भारती का उद्देश्य। एक प्रकार से निर्मल प्रकार की बहुत अच्छे उद्देश्य वाली और पवित्र तरह से चलती ये संस्था है। इसलिए मैं आप सबको इसके कार्यकर्ता होने के नाते, इसके प्रतिनिधि होने के नाते मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप जब सहकारिता का काम कर रहे हो, सहकार भारती का काम कर रहे हो, तब आप इतना जरूर याद रखना कि आप आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूर्ति का एक साधन बनकर काम कर रहे हैं। लगभग 27 प्रदेश, 600 से भी ज्यादा जिले और अनेक प्रकार की सहकारिता के क्षेत्रों के अंदर सहकार भारती ने अपना व्याप पहुंचाया है, अपने काम को पहुंचाया है। आज एक छोटा सा बीज जो बोया गया था, उसको एक वटवृक्ष के रूप में यहां पर इस सभागार में हम देख रहे हैं। और ये आपका 7वें अधिवेशन में 600 जिलों से 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि यहां आए हैं। वो बताता है कि सहकार भारती कितना अपने काम को बढ़ाने में इतने सालों के अंदर सफल हुई है। मित्रों, बहुत सालों से देश भर के सहकारिता के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता, संगठन, सहकारी समितियां और अलग अलग संगठनों की मांग थी कि सहकारिता को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। सहकारिता को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो भारत सरकार में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाना चाहिए। और वो सहकारिता मंत्रालय धीरे धीरे अलग अलग कारणों से कालबाह्य होता जा रहा सहकारिता के आंदोलन को फिर से एक नई जोम, नई ऊर्जा, नया उत्साह दे और सहकारिता आंदोलन आज भी रिलेवेंट तरीके से देश के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए। मुझे आप सबको कहते हुए आनंद होता है कि मोदी जी को देश की जनता ने जब दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी, उसकी दूसरी ही कैबिनेट में उन्होंने विचार रखा था कि एक सहकारिता मंत्रालय का गठन करना चाहिए। और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है, देश के प्रधानमंत्री ने सहकारिता विभाग का गठन कर दिया। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि उन्होंने देश के पहले सहकारिता मंत्री बनने का मुझे मौका दिया है। सहकारिता मंत्री कोई पद नहीं है, सहकारिता मंत्री जिम्मेदारी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वैकुंठ भाई मेहता, विखे पाटिल, धनंजय राव गाडगिल, लक्ष्मण राव इनामदार, ऐसे कई सारे लोगों ने जो परंपरा खड़ी करी है, जिस प्रकार से सहकारिता को भारत की आत्मा के साथ ओतप्रोत किया है, इस यात्रा को आगे ले जाना, उसको गति देना, उसको नई दिशा देना और गंतव्य स्थान पर पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे मालूम है। मगर सहकारिता की जब बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह से देखते हैं कि भाई अब कैसे है टिकेगा, इसकी रिलेवेंसी कितनी बच गई है, क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा। मैं सहकार मंत्री के नाते उन सबको ये मंच का उपयोग करते हुए कहना चाहता हूं कि आपको भी मालूम नहीं होगा कि आप जिस लिज्जत पापड़ को खाते हैं वो एक सहकारिता की सक्सेस स्टोरी है।
देश के घर में हर रोज अमूल ब्रांड का दूध, दही या छाछ आप पीते हो, वो सहकारिता का एक सफल मॉडल है। देश भर के किसान जिस इफ्को या क्रिप्को के खाद का उपयोग करते हैं, वो भी एक कोऑपरेटिव है। और इस सफल कोऑपरेटिव के जो मॉडल खड़े हुए हैं, इसके आधार पर ढेर सारे अलग अलग प्रकार के मॉडल खड़े हुए हैं। और उसका देश की इकोनॉमी में योगदान अगर देखना है तो शायद आज के अर्थतंत्र के अभ्यास करने वालों को इस ओर कभी ध्यान नहीं गया है। एग्रीकल्चर फाइनेंस में लगभग 19% से 22% शेयर कोऑपरेटिव्स का है। खाद्य के वितरण में 35% शेयर कोऑपरेटिव का है। खाद्य के उत्पादन में 25% शेयर कोऑपरेटिव का है। चीनी के उत्पादन में 31% शेयर कोऑपरेटिव का है। दूध की खरीदी और उत्पादन में लगभग 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। गेहूं की खरीदी की व्यवस्था में 13% और धान की खरीदारी में 20% शेयर कोऑपरेटिव का है। मैं इसलिए बताता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से देश की चल रही है, जो देश को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। और ये सारी गतिविधियों का मुनाफा किसी व्यक्ति के घर में नहीं जाता, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, करोड़ों छोटे छोटे लोगों के बैंक अकाउंट में ये जमा हो जाता है मित्रों। और मैं मानता हूं कि देश के अर्थतंत्र को गति देने में आने वाले दिनों में सहकारिता का योगदान बहुत बड़ा होने वाला है। और आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न तो सहकारिता आंदोलन के अलावे सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि सहकारिता ही एक ऐसा जरिया है जिससे छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान दिलाने का, छोटे से छोटे व्यक्ति की आय को बढ़ाने का काम हो सकता है। आर्थिक विकास कई सारे रास्तों से किसी एक देश का संभव हो सकता है, मगर समप्रमाण आर्थिक विकास, हर व्यक्ति का आर्थिक विकास के अंदर योगदान हो, हिस्सेदारी हो और आर्थिक विकास का फायदा हर व्यक्ति तक पहुंचे, कुछ न कुछ फायदा पहुंचे, ये सहकारिता के सिवा संभव नहीं है। और इसलिए इस आंदोलन को एक नई गति देने के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है, उस वक्त हम सब सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, सहकारी समितियां और संगठन, सहकार भारती जैसे संगठन, सब ने इसके विकास के लिए द्रुत गति से संकल्पित होकर मोदी जी के इस निर्णय के साथ खड़े रहना चाहिए। देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां सहकारिता आंदोलन आज बहुत अच्छा चल रहा है। गुजरात है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में भी अब काफी सुधार हुआ है, मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा चल रहा है, कई सारे राज्य। मगर कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जहां आती जाती सरकारों के कारण सहकारिता आंदोलन लगभग समाप्ति के कगार पर है। मैं यहां जब सहकार भारती के कार्यकर्ताओं के सामने उपस्थित हूं, तब सहकार भारती ने सहकारिता आंदोलन का जहां जहां वैक्यूम हुआ है, वो वैक्यूम के भरने के लिए अपने संगठन की गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। और देश के हर कोने में, देश के हर जिले में, देश की हर तहसील में और 10-15 साल में देश के हर गांव के अंदर सहकारिता का कोई न कोई सफल यूनिट चले, इस प्रकार से इस आंदोलन को गति देनी चाहिए। अगर ये करना है तो आपको काम के 3 हिस्से बनाने पड़ेंगे।
संगठन का प्रचार प्रसार और व्याप बढ़ाने की 3 हिस्सों में रणनीति बनानी पड़ेगी। एक तो सहकारिता की दृष्टि से डेवलप स्टेट, सहकारिता की दृष्टि से डेवलपिंग स्टेट जैसे यूपी, और सहकारिता की दृष्टि से अनडेवलप्ड स्टेट। एक जमाने में सहकारिता बहुत अच्छी होती थी, मगर आज नहीं है। इस प्रकार के 3 राज्यों के हिस्से बनाकर अपनी अपनी संगठन को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। उसके ट्रेनिंग के लिए कानून के अंदर समयानुकूल परिवर्तन के लिए, पारदर्शी चुनाव के लिए, पारदर्शी रिक्रूटमेंट की पद्धति के लिए, खुला सदस्य पद हो इसके लिए, और ऑडिट जो होता है वो ऑडिट नियमित रूप से हो इसके लिए एक प्रकार से सभी सहकारी समितियों में आपने एक संस्कार का आरोपण करना पड़ेगा, संस्कार को हर समिति तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी जाकर ये आंदोलन को गति मिल सकती है, तभी जाकर ये आंदोलन को वेग मिल सकता है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ढेर सारी चीजों को हाथ में लिया है। जैसे सहकार भारती के महासचिव जी ने कहा, मोदी सरकार व्यापक विचार विमर्श के बाद एक नई सहकार नीति लाने के लिए कृत संकल्प है, और कुछ ही समय में सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से इसकी गतिविधियों को हम शुरू करेंगे। इस देश की कृषि व्यवस्था में पैक्स उसकी आत्मा है। देश के सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को कंप्यूटराइज करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कुछ ही समय के अंदर हाथ में लेने वाली है, और हर पैक्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड के साथ जोड़कर नाबार्ड से पैक्स तक एक पूरी पारदर्शी अकाउंटिंग सिस्टम से स्थानीय भाषा के अंदर हो, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का निर्माण भी हम करेंगे। ये जो नए बदलाव हो रहे हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंदर भी बहुत जल्दी से हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं एक कहता हूं तब हमारे बहुत सुझाव है, स्वाभाविक है आप लोगों के सुझाव होंगे, मगर उसको हम सुझावों के लिए पहले जनता के सामने 1.5 माह के लिए हमारी वेबसाइट पर रखने वाले हैं। जितने भी सुझाव आएंगे उस पर चर्चा विचार कर कर इसको फाइनल स्वरूप देंगे। मगर एक मसौदा कुछ ही समय में आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण की दृष्टि से आमूलचूल परिवर्तन करने का। अभी तक प्रशिक्षण सहकारी समितियां चलाने वालों का ही हुआ है, इस पर ही ज्यादा बल दिया गया है, या सहकार के प्रचार प्रसार पर। प्राइमरी मेंबर का प्रशिक्षण करेंगे तभी समितियां कंट्रोल में रहेगी, तभी समितियां जवाबदेह बनेगी, तभी समितियों में पारदर्शिता है। तो प्रशिक्षण के पूरे क्षेत्र के अंदर प्राइमरी मेंबरशिप को निग्लेक्ट अब तक किया गया है। अब जो प्रशिक्षण के लिए रणनीति बनेगी, भारत सरकार के तत्वाधान में दिलीप भाई यहां बैठे हैं, उनको साथ में रखकर करेंगे। बहुत राज्य के राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष भी यहां आए हैं, उनको भी साथ में रखेंगे। मगर प्रशिक्षण में प्राइमरी मेंबर के प्रशिक्षण को भी हम समाहित कर उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, और उनके माध्यम से समितियों की जवाबदेही तय करने का हम काम करेंगे। सहकार के क्षेत्र के अंदर नए नए आयाम कैसे जोड़े जा सकते हैं, उसके लिए भी एक टास्क फोर्स काम कर रहा है। वो भी एक नए मसौदे के साथ कुछ समय में
देश की जनता के सामने आएगा। और सहकारिता के क्षेत्र के अंदर जो सहकारी गतिविधि चल रही है वो एक दायरे में अपने आप को एक सांचे में न ढाल ले, इसके लिए भी भारत सरकार करी है। जैसे देश भर में अब प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी है, जागरूकता भी बहुत आई है। उर्वरक के कारण, खाद के कारण भूमि की उर्वरा खत्म होती जा रही है। बहुत सारे लोग प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है उसका, ऑर्गेनिक फूड का। मगर क्या कोई किसान इसका फायदा प्राप्त कर पाएगा? क्या कोऑपरेटिव में आगे आना पड़ेगा। इसके परीक्षण की व्यवस्था, भूमि के परीक्षण की व्यवस्था, उसके उत्पाद के परीक्षण की व्यवस्था, उसके सर्टिफिकेशन की व्यवस्था और फिर मार्केटिंग का चयन। मुझे आनंद है, अमूल के चेयरमैन साहब भी यहां बैठे हैं, सोडी भी यहां बैठे हैं। अमूल ने एक प्राथमिक दृष्टि से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है। आगे पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलेंगे। हम पहले 2 राज्यों को हाथ में लेंगे जहां पर ऑर्गेनिक खेती के मार्केटिंग की चयन की व्यवस्था होगी, जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले को, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को इसका पूरा फायदा कोऑपरेटिव के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट में पहुंचाया जाए। इस प्रकार से नए नए क्षेत्रों के अंदर कोऑपरेटिव का व्याप कैसे बढ़े, ये हमें करना चाहिए। ढेर सारी बातें हैं मित्रों, आज एक ही दिन में मैं आपको बता नहीं सकता, मगर मैं इतना भरोसा दे सकता हूं आपको कि अब कोऑपरेटिव के साथ कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसा व्यवहार नहीं कर पाएगा, इतना मैं आपको भरोसा दूं। और बहुत कम समय में दिखना भी शुरू होगा, क्योंकि मोदी जी स्वयं मानते हैं कि सहकारिता के माध्यम, सहकारिता के बगैर इस देश के सम विकास में, इस देश का सम विकास करना असंभव है। हर व्यक्ति का समान विकास ना कम्युनिस्ट थियरी से हो सकता है, ना पूंजीवादी थियरी से हो सकता है। सहकारिता एकमात्र मध्यम मार्गी रास्ता है जिससे सम विकास संभव है, और इस देश में कई अच्छे सहकारी मॉडल ने इसको करा है। 36 लाख बहनें अमूल में दूध देकर सम्मान के साथ जी रही हैं। बहुत बड़ा है, उदाहरण है, और यही मॉडल को हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मगर आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, तब मैं आप लोगों को भी कुछ कहना चाहता हूं। सहकार भारती अपने संगठन को, जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे जहां पर कोऑपरेटिव का रीच गांव तक नहीं है, वो राज्यों में नए कोऑपरेटिव बनाने में अपने संगठन का उपयोग कर सकती है क्या? मुझे लगता है कि हमने संगठन की शक्ति बढ़ाने पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए, इसके साथ साथ संगठन की सुगंध बढ़ाने में भी हमने ध्यान रखना चाहिए, और ये तभी बन सकती है कि जब वैक्यूम को हम भरेंगे। दूसरा काम है, आप जितनी भी डिमांड दे रहे हैं, मैं कई बार मिला हूं, गुजरात में भी मिला हूं, सहकारिता मंत्री बनने के बाद भी मिला हूं। प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी लेकर आना चाहिए। सॉल्यूशन का सुझाव उसको फाइनल नहीं मानना चाहिए, परंतु सॉल्यूशन लेकर आना चाहिए। सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारी चीजें जो स्वस्थ रूप तरीके से नहीं चलती है, इसके लिए सहकार भारती ने एक थिंक टैंक कर काम कर इसके सॉल्यूशन पर अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए,
और सहकारिता मंत्रालय को ये निष्कर्ष भी देने चाहिए। जैसे पारदर्शी चुनाव कैसे हो, ओपन मेंबरशिप कैसे हो, ट्रेनिंग का मॉडल क्या हो सकता है, रिक्रूटमेंट के अंदर जो करप्शन है इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें हमें भी मालूम है। इसके कारण सहकारिता आंदोलन आज निर्बल हो रहा है, इरिलेवेंट हो रहा है। ये सारी चीजों को हम कैसे बदल सकते हैं, वो सॉल्यूशन ढूंढने का काम भी सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सहकार भारती जैसे संगठन कर सकते हैं। और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाकर अगर आप भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को देंगे तो मुझे भरोसा है कि सभी राज्य सरकारों के साथ में रखकर हम जरूर उसको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। मित्रों, हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के साथ इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, आप भी, मैं भी, कई सारे आंदोलनों के कारण हम उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। और भगवान काशी विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग औरंगजेब से लेकर आज तक जो जो श्रद्धालु वहां जाता था वो दुखी होकर आता था। वहां की स्थिति को देखकर मेरा आप सबसे आग्रह है, सभी लोग हो सके तो काशी दर्शन करिए, कर जाना, दिव्य शांति का अनुभव आप लोग करें। काशी विश्वनाथ धाम को भव्यता और दिव्यता देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। कई सालों से अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य श्री राम का मंदिर बने, इसके लिए देश और दुनिया के कई लोग लगे रहे, मगर वो शुभ दिन नहीं आता था। जब दूसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, कुछ महीने पहले ही मोदी जी ने उसका भूमि पूजन किया है और कुछ महीने बाद ही श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ की आबादी है। दुनिया के कई सारे देश की आबादी भी उससे 1/3 भी नहीं होती। मगर कई सालों से यहां की राजनीतिक व्यवस्था चरमराई हुई थी। 2017 में मोदी जी के नेतृत्व में यहां 300 सीटों के साथ सरकार बनी। योगी आदित्यनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने और आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, यूपी आज कंट्रीब्यूटर है। यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना। सारे माफिया, सारी अव्यवस्थाएं, सारे भ्रष्टाचार को एक 5 साल के अंदर ही यूपी की सीमाओं के बाहर रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। और आप सब लोग जब यहां आए हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है और योगी जी से भी आग्रह है, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद और काशी की पुस्तिका आप सबको वो दे, जिसको आप घर पे भी ले जा सकें। और जहां तक हो सके आप सभी लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके जाइए। यही मेरी आप सबसे अभ्यर्थना है। मैं बहुत आशाओं के साथ आप सबके बीच में आया हूं। सहकार भारती एक सहकारिता के क्षेत्र में नया बदलाव लाने के लिए नए सहकारिता विभाग की सहायक बनेगी, इसकी मुझे श्रद्धा है। बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अमित शाह जी। जैसा कि आपका मानना है, देश का आर्थिक विकास सहकारिता से ही संभव है। हर एक व्यक्ति की समृद्धि का लक्ष्य लेकर भेदभाव को दूर करने की दृष्टि रखते हुए कार्य करने वाले हैं माननीय अमित शाह जी। आपने हम सबका उत्साहवर्धन किया, मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम पुनः पुनः आपका धन्यवाद करते हैं। सहकार भारती आई है, नई रोशनी लाई है। एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, सहकार भारती आई है। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं प्रवीण जी को आमंत्रित करती हूँ। सहकार भारती के इस सुंदर और भव्य आयोजन के उद्घाटन अवसर पर भारत सरकार के यशस्वी प्रथम सहकारिता गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार में सहकारिता एवं पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री आदरणीय बीएल वर्मा जी, उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित देश की सभी शीर्ष संस्थाओं के सभी सम्मानित सहकारी जन, उत्तर प्रदेश सरकार में सभी सम्मानित मंत्रिमंडल के सदस्य, यहां उपस्थित सभी मीडिया बंधुओं का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी गरिमा में उपस्थित से हम सभी अभिभूत हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय सहकार।